अच्छा जी, अब्दुल बासित और उसामा आपने ज्वाइन कर लिया। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वैसे भी। हमने स्टार्ट लेंगे। ओके सर। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो फिर शेयर कर दूंगा। खैर, ठीक है। परसेप्शन ऑफ रिलायबिलिटी भी थोड़ी सी हमने बात की है। रिलायबिलिटी पर स्लाइड नंबर 26 थी, जिसमें हमने परसेप्शन ऑफ रिलायबिलिटी भी बात की कि रिलायबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि आपका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो ही रिलायबल होना चाहिए, उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर सिस्टम जो जिस एनवायरनमेंट में जाके, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके इंस्टॉल होगा, उस एनवायरनमेंट के हवाले से भी थोड़ी सी बात हमने की है कि वो एनवायरनमेंट बजाते खुद भी अवेलेबल और रिलायबल होना चाहिए, तब जाके आप कह सकते हो कि दिस इज अ रिलायबल सिस्टम और दिस इज नॉट अ रिलायबल सिस्टम। तो परसेप्शन इस हवाले से भी आप ये देखते हो। फिर ये भी देखते हो कि जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिस्टम फेलियर है, जो हमने पहले अभी थोड़ी पहले बात भी की है कि सिस्टम फेलियर होगा तो वो ऑब्वियसली आपके रिलायबिलिटी की परसेप्शन को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसके हवाले से हमने बात की। जैसे हमने अनरिलायबल विंड स्क्रीन की बात की है, तो ड्राई वेदर में तो उसका कोई भी इतना खास काम नहीं है विंड स्क्रीन, अगर रिलायबल है या अनरिलायबल है। लेकिन अगर वो वेट वेदर आएगा तो तब जाके फिर उसकी रेलेवेंसी चेक की जाएगी। तो बास टाइम सिस्टम फेलियर को ये भी देखता है कि वो रेलेवेंट टू द सॉफ्टवेयर सिस्टम ही अकर हो रहा है फेलियर कि नहीं, उसकी कोई और रीजंस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उस हवाले से हमने अभी बात की है। अब हम स्लाइड नंबर 27 पे जाके रिलायबिलिटी अचीवमेंट पे बात करेंगे। तो ऑब्वियसली रिलायबिलिटी किसकी वजह से सिस्टम में अफेक्ट होती है, उसकी एक ही बुनियादी वजह है और दैट इज सिस्टम फॉल्ट है। और फॉल्ट को प्रोपोगेट या फॉल्ट अकर किसकी वजह से होता है, वो ह्यूमन एरर या ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होता है। तो फॉल्ट अकर होता है या फॉल्ट जो क्रिएट होता है वो ह्यूमन एरर या ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होता है। तो कोशिश ये होती है कि हम वो फॉल्ट करें ही ना, अवॉइड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहले जो रिलायबिलिटी अचीवमेंट में हमारे पास फैक्टर आता है, दैट इज टू अवॉइड द फॉल्ट, टू अवॉइड द मिस्टेक्स, या वो जो एरर्स हैं वो ह्यूमन जो कर रहे हैं उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो हम फिर ऐसे डेवलपमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, आर यूज दैट आइदर मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक, जैसे और ट्रैप मिस्टेक्स बिफोर द रिजल्ट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम फॉल्ट। ठीक है, जैसे मैंने कंट्रोल F9 की आपको एग्जांपल दी है। आपसे सेमी कॉलम मिस हो गया, आप टाइपिंग कर रहे थे और सेमी कॉलम बीइंग ह्यूमन टाइपराइटर आपने उसको मिस कर दिया है, तो कंट्रोल F9 करते हो तो आपको एकदम बता देता है कि सिस्टम के अंदर आपसे कोई गलती हुई है। वो सिंटैक्टिकल एरर आपको डायग्नोस करके दे देता है। या आपके पास फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल की टेक्निक्स हैं जो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर यूज होते हैं। वो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग और करेक्टिंग द एरर्स बिफोर दैट सिस्टम गोज इनटू सर्विस, उससे पहले आपको वो डिटेक्ट करके और वो डायग्नोस करके दे देता है। ठीक है, तो वो जो कंट्रोल F9 है आपका, जो कंपाइलर है आपका टर्बो सी का, दैट इज एन गुड एग्जांपल ऑफ फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल या रिमूवल टेक्निक है आपके पास। वहां पे आप पहले ही वेरिफिकेशन और वैलिडेशन सिस्टम की कर लेते हो बिफोर हैंडिंग इट ओवर टू द कस्टमर टू बी यूज्ड एज अ सिस्टम टू प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, तो उससे पहले ही अव्वल तो कोशिश ये होती है कि फॉल्ट को आप क्या करो, अवॉइड करने की कोशिश करो। अगर नहीं अवॉइड हुआ तो अकर हो रहा है तो फिर फॉल्ट को डिटेक्ट करो और फॉल्ट को रिमूव करने की कोशिश करो। अगर ये दोनों नहीं हो रहे और फॉल्ट अकर हो रहा है तो फिर फॉल्ट को टॉलरेट करो, फॉल्ट टॉलरेंस फिर देखो। फिर वो क्या होता है, वो रन टाइम डेवलपमेंट टेक्निक्स है जो आपको इंश्योर करती है कि सिस्टम फॉल्ट जो है वो सिस्टम एरर में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, जैसे आपने ग्लोबल वेरिएबल की हमने बात की है, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, तो ग्लोबल वेरिएबल्स की वजह से फॉल्ट अकर हो सकते हैं। तो वहां पे अगर आप वेरिएबल है तो उस पर चेक रख दो कि वेरिएबल अगर इनिशियलाइज नहीं हुआ तो वो आपको रन टाइम पे बता दें कि आप इनिशियलाइज करो पहले वेरिएबल्स को। ठीक है, अगर आपने इनिशियलाइज किए या नहीं किए, फिर भी आप रन टाइम पे उसे उसकी वैल्यू दोबारा से री इनिशियलाइज करवा लो। तो ये एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, फॉल्ट तो है अनइनिशियलाइज वेरिएबल प्रेजेंट है इन द सिस्टम, तो उसको अगर आप खत्म करते हो तो फिर आप रन टाइम टेक्निक्स के थ्रू कोशिश करते हो कि फॉल्ट डू नॉट रिजल्ट इन सिस्टम एरर्स। और फिर वो आपकी ये भी कोशिश होगी कि वो जो सिस्टम के एरर्स हैं दैट शुड नॉट रिजल्ट इन सिस्टम फेलियर। तो उस पर ऑलरेडी हम बात कर भी चुके हैं कि कुछ फॉल्ट्स होते हैं कि जिनकी अपनी हैसियत इतनी होती है कि वो सिस्टम को फेलियर की तरफ ले जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए कि गाड़ी में सबसे जो मेजर पार्ट होता है वो उसका इंजन होता है।
अब क्या, अगर गाड़ी के टायर खराब भी हैं थोड़े से कंपैरेटिवली, तो वो गाड़ी के टायर खराब होना सिस्टम का एरर तो हो सकता है या फॉल्ट हो सकता है, दैट इज अ फॉल्ट, बट दैट फॉल्ट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एन एरर, और वो एरर फिर कन्वर्ट नहीं हो रहा इनटू सिस्टम फेलियर। लेकिन अगर इंजन में फॉल्ट मौजूद है तो इंजन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो ओवरऑल आपका सिस्टम क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी जब आप अचीव करते हो तो सबसे पहले आप देखते हो कि फॉल्ट को अवॉइड किया जाए। अगर फॉल्ट अवॉइड नहीं हो रहा तो फिर आप ये देखते हो कि फॉल्ट की डिटेक्शन और रिमूवल की टेक्निक्स, जैसे मैंने आपको टर्बो सी की एग्जांपल दी है, तो वहाँ पे कंपाइलर्स जो उसके अपने हैं वो फॉल्ट सिंटैक्टिकल फॉल्ट को या एरर्स को डिटेक्ट भी करता है और उनको रिमूव करने में आपको हेल्प आउट भी करता है। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं हो सकते तो फिर आप फॉल्ट को टॉलरेट करो और उसको बर्दाश्त करो, एक्सेप्ट करो, और आप कोशिश करो कि आपका सिस्टम जो है वो फेलियर की तरफ ना जाए। तो एरर्स को एरर्स की हद तक या फॉल्ट को फॉल्ट की हद तक ही रहने दो और उसको वहां पे कोशिश करो कि वो सॉर्ट आउट हो जाए या सॉल्व हो जाए। तो आप कहते हो कि आई एम ट्राइंग टू अचीव रिलायबिलिटी इन दी सिस्टम। ठीक है, फिर रिलायबिलिटी की मॉडलिंग के हवाले से थोड़ी सी बात है। यू कैन मॉडल अ सिस्टम एज इन इनपुट आउटपुट मैपिंग वेयर सम इनपुट्स विल रिजल्ट इन एरोनियस आउटपुट। ठीक है, तो रिलायबिलिटी मॉडलिंग में यही चीज है कि आप ये देखते हो कि सिस्टम में कौन सी चीज है जो आपको, या कौन सा इनपुट है जो आपको एक गलत आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो उस हवाले से आगे स्लाइड में भी आ रहा है कि रिलायबिलिटी मॉडलिंग एक्चुअली क्या चीज है या क्या किस तरह ये इफेक्ट होती है आपके पास। ठीक है, द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज द probability that a particular input will lie in the set of input that cause erroneous output। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है आपके पास, तो अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर एक से ज्यादा या एक है तो वो सेट ऑफ इनपुट्स बन जाएगा। ये वो वाला सेट ऑफ इनपुट है जिसकी पॉसिबिलिटी है, जिसके चांसेस हैं कि ये वाला इनपुट की वजह से हो सकता है कि आपके सिस्टम के अंदर जो आउटपुट्स आ रहे हैं दैट विल कंटेन एरर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कॉज एरोनियस आउटपुट। ठीक है, तो एरोनियस आउटपुट कौन से वाले इनपुट की वजह से है, तो उसको हम मैपिंग करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं, ताकि हमारी कोशिश हो कि जब वो सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहा हो रन टाइम पे, सिस्टम जब एग्जीक्यूट होता है तो रन टाइम होता है, तो रन टाइम पे कोशिश होगी कि उन एरर्स को हम वहीं पे हैंडल करने की कोशिश करें, और ताकि वो सिस्टम जो है वो जो एरर्स हैं या वो फॉल्ट्स हैं उनकी उनमें इतनी वो ना हो कि वो ओवरऑल सिस्टम को फेलियर की तरफ ले जाए। डिफरेंट पीपल विल यूज द सिस्टम इन डिफरेंट वेज। मैंने आपको क्या है कि सिस्टम में फेलियर की जो रूट कॉज है वो क्या है, ह्यूमन है, वो मिस्टेक करता है या उससे गलती होती है या उससे मिस्टेक होती है। तो different people will use the system in different ways. So this probability is not a static system attribute but depends on the system environment। वो सिस्टम के environment पे डिपेंड करता है कि उसको यूज कैसे किया जा रहा है। ठीक है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर विंडो का बटन एक अवेलेबल होता है कीबोर्ड पे। अगर आप विंडो को बूट करवा रहे हैं, रिस्टार्ट करवा रहे हैं और आप कीबोर्ड पे बटन है, इसको प्रेस करें विंडो की बटन को, तो ये बटन तो ठीक है, लेकिन चूंकि उस एनवायरनमेंट के लिए नहीं है जिस एनवायरनमेंट में उसको यूज किया जा रहा है, तो ये डेफिनेटली सिस्टम आपको क्या देगा, फॉल्ट देगा, बीप की आवाज आएगी आपको। लेकिन अगर यही बटन आपका डेस्कटॉप ओपन हो और आप प्रेस करो तो आपको स्टार्ट मेन्यू ओपन करके दे देगा। तो ये एक्चुअली देखा जाएगा कि किस एनवायरनमेंट में किस वक्त पे किस टाइम पे वो राइट चीज और राइट काम हो रहा है, या ह्यूमन किस टाइम पे किस चीज को किस तरह यूज कर रहा है। ये सारी चीजें रिलायबिलिटी मॉडलिंग में और सिस्टम रिलायबिलिटी में यूज होती हैं। तो थोड़ा सा रिलायबिलिटी मैपिंग जो है, इसकी मॉडलिंग की जो मैपिंग है उस हवाले से थोड़ी सी बात कर लेंगे कि वो हमने आपको कहा है कि आप ये फॉर एग्जांपल आपके पास ओवरऑल इनपुट सेट है, तो इस इनपुट सेट के अंदर आपके पास ये जो आई ई है, ये आई ई एक्चुअली कौन से इनपुट्स है, ये वो वाले इनपुट्स हैं जो आपको एरर जिनकी वजह से आपके पास आउटपुट्स क्या होंगे, दैट विल बी एरोनियस आउटपुट। तो ये इनपुट्स को आइडेंटिफाई करो जिनके अंदर एरर मौजूद है। ओवरऑल इनपुट सेट आपका ये डिफाइन हो रहा है, ये जो ओवरऑल बायर वाला इनपुट सेट है ओवल शेप में जो नजर आ रहा है, इसमें से ये वाले इनपुट जो है इनकी पॉसिबिलिटी है कि इन इनपुट की वजह से
हो सकता है कि आपके आउटपुट्स क्या हो, अफेक्ट हो रहे हो। ठीक है, तो इनपुट किसी सॉफ्टवेयर को आ रहे हैं, तो उसको मैंने क्या उसका नाम दे दिया, प्रोग्राम दे दिया। इस प्रोग्राम में चूंकि ये इनपुट आप दे रहे हो जिसके अंदर एरर मौजूद है, तो इस इनपुट की इस प्रोग्राम को जब एक्सेप्ट करेगा तो वो आपको आउटपुट देगा, तो उस आउटपुट के अंदर भी आपके पास एरर्स मौजूद होंगे। तो ठीक है, इस इनपुट के एरोनियस इनपुट और एरोनियस आउटपुट, इसकी वजह से आपका ओवरऑल सिस्टम क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। ठीक है, तो फिर आप ये भी देखोगे कि ये पॉसिबल इनपुट किस वजह से आ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ भी रहा है कि रिलायबिलिटी परसेप्शन है, तो पॉसिबल इनपुट्स यूजर 1 है, यूजर 2 है और यूजर 3 है और यूजर 4 है। ये जो इनपुट आ रहा है एरोनियस इनपुट, जो पिछली स्लाइड में आपके पास ये वाला आ रहा था, तो ये हो सकता है कि यूजर नंबर 4 है या यूजर नंबर 3 है या यूजर नंबर 3 एंड 4 है। इन दोनों की वजह से ये इनपुट जो जनरेट हो रहा है जिसके अंदर आपके पास एरर मौजूद है, तो वो उस एरर्ड इनपुट की वजह से आपके पास एरर्ड आउटपुट आ जाएगा। तो ये आप डिफाइन कर सकते हो, इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट मैपिंग टू अचीव रिलायबिलिटी इन द सिस्टम। ठीक है, तो इसको रिलायबिलिटी मॉडलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर लो, बीइंग अ प्रोग्रामर, बीइंग अ डिजाइनर, आपको पता होता है कि ये जो आउटपुट गलत आ रहा है, तो ये गलत आउटपुट कौन से गलत इनपुट की वजह से आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास गार्बेज वैल्यू आ रही है सिस्टम के अंदर, तो आपको पता होता है कि गार्बेज वैल्यू सिस्टम में किस वजह से आ रही है, इसकी रीजंस या रूट कॉजेस क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो ये उस हवाले से थोड़ी सी बात है। इनपुट आउटपुट मैपिंग है फॉर रिलायबिलिटी मॉडलिंग। आप डिफाइन करो कि ओवरऑल सिस्टम अगर फेल हो रहा है, तो ओवरऑल सिस्टम में कौन सी रूट कॉज है जिसकी वजह से सिस्टम फेल हो रहा है। तो आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ पे कोई यूजर है जो गलती कर रहा है या मिस्टेक कर रहा है या एरर जनरेट कर रहा है, और उस यूजर की इनपुट की वजह से आपके सिस्टम में गलत आउटपुट आ रहा है, और जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिस्टम कैन गो टूवर्ड्स फेलियर। फिर आप क्या करते हो, रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट के हवाले से थोड़ी सी बात करते हो। ठीक है, तो रिमूविंग X%, मैंने आपको कहा ना कि लो रिलायबिलिटी है, तो अगर 100% रिलायबिलिटी है, तो 100% रिलायबिलिटी में से फॉर एग्जांपल 50% सिस्टम आपका रिलायबल है और 50% सिस्टम रिलायबल नहीं है, तो आपके पास रिमेनिंग रिलायबिलिटी कितनी है, 50% है। तो 50% क्या हो सकती है, दैट इज रिमूविंग X% ऑफ द फॉल्ट इन अ सिस्टम विल नॉट नेसेसरली इंप्रूव द रिलायबिलिटी बाय X%। वो डिपेंड करता है कि कितने फॉल्ट्स आपके पास मौजूद हैं। सिस्टम में अगर 10 फॉल्ट है और 10 में से 8 फॉल्ट्स रिलायबिलिटी को 10% इंप्रूव कर रही है, तो जो पीछे रिमेनिंग 2 फॉल्ट्स हैं वो रिलायबिलिटी को 40% इंप्रूव कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर 10 में से 8 फॉल्ट्स आप रिमूव कर रहे हो, तो 10 में से 8 फॉल्ट्स तो रिलायबिलिटी को 10% इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ये भी कंट्रास्ट है आपके पास, कि जरूरी नहीं है कि X% ऑफ द फॉल्ट्स आप इंप्रूव कर रहे हो तो उतने ही X% ऑफ द रिलायबिलिटी भी सिस्टम के अंदर improve होगी। A study at the IBM showed that removing 60% of product defects resulted in 3% improvement in रिलायबिलिटी। ठीक है, प्रोडक्ट डिफाइन, अब ये सिंटैक्टिकल एरर है, सेमांटिक एरर है, लॉजिकल एरर है, तो वो फिर डिपेंड करता है कि वो एरर या फॉल्ट की नौयत क्या है। अगर सिंटैक्टिकल है तो जरूरी नहीं है कि सिस्टम सर्विसेज के हवाले से वैसे ही इम्प्रूवमेंट आए जैसे उस improvement उसमें आनी चाहिए थी, उसके लिए और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्रोग्राम्स डिफेक्ट्स may be in rarely executed sections of the code, so may never be encountered by user. Removing these does not affect the perceived reliability. Reliability मैंने आपको ऑलरेडी हमने इसकी डेफिनेशन की है कि व्हाट इज अ रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी क्या चीज़ है कि सिस्टम की सर्विसेज वैसी ही जैसी उसको बताई गई हैं, आगे आपकी सिस्टम वो सर्विसेज वैसे ही प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी। अगर वहाँ पे आप अगर फॉर एग्जांपल सिंटैक्टिकल एरर्स जैसे सेमीकोलन मिसिंग है, ब्रैकेट मिसिंग है, तो ये तो सिंटैक्टिकल एरर्स को तो खत्म कर रहा है, लॉजिकल एरर्स को खत्म नहीं कर रहा। लॉजिकल एरर्स जब खत्म होंगे तो तब जाके सर्विसेज वैसे बनेंगी जैसे आपका कस्टमर आपसे मांग रहा था। इस चीज को कहते हैं रिलायबिलिटी। तो इसको अगर आप इंप्रूव करते हो तो आपने ओवरऑल सिस्टम के डिजाइन को इंप्रूव करना है। जब ओवरऑल आपके सिस्टम का डिजाइन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर बनेगा, तब जाके आप एक रिलायबल सिस्टम को क्रिएट कर सकते हो। टू हैव अ रिलायबल सिस्टम क्रिएटेड, you have to provide all the services which are desired, which are required by the
कस्टमर, तब जाके आपकी रिलायबिलिटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी सिस्टम के हवाले से। अ प्रोग्राम विद नो फॉल्ट्स may therefore still be seen as reliable by its यूजर। कुछ ऐसे भी एरर्स होते हैं जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हो कस्टमर के साथ कि ये आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होंगे, तो कस्टमर उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि ठीक है, दिस इज वो उसको कंसिडर करता है कि ठीक है, ये ऑलरेडी मुझे अंडरस्टूड है, अगर मैं ये वाली गलती करूंगा तो ये वाला एरर या ये वाला फॉल्ट सिस्टम के अंदर जनरेट हो सकता है। तो कस्टमर की कोशिश होती है कि फिर वो वाली गलती या वो वाला एरर वो अकर ही ना करे। जब वो अकर नहीं होगा तो उसका सिस्टम ऑलरेडी रिलायबल होगा, तो कस्टमर उस एरर या उस फॉल्ट को कंसिडर कर लेगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रिलायबल फैक्टर। ठीक है, तो वो उसको रिलायबल फैक्टर के तौर पे कंसिडर करेगा, तब जाके हमारे सिस्टम के अंदर रिलायबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट के हवाले से थोड़ी सी ये बात थी कि आप ज़रूरी नहीं है कि फॉल्ट्स को आप X% इम्प्रूव कर रहे हो तो रिलायबिलिटी भी X% इम्प्रूव होगी। उसकी एग्जांपल भी है आपके पास कि IBM ने जो स्टडी कंडक्ट किया उसमें उन्होंने 60% एरर्स को ख़त्म किया या डिफेक्ट्स हुआ और उसमें इम्प्रूवमेंट इन रिलायबिलिटी 3% हुई है। तो मैंने आपको रिलायबिलिटी भी डिफाइन करके दे दी है कि रिलायबिलिटी एक्चुअली आर दी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स या एक्सपेक्टेड सर्विसेज एज डिजायर्ड बाय द कस्टमर है। तो उसका फॉल्ट्स अगर आप रिमूव करते भी हो सिस्टम के अंदर और वो वैसे ही काम ना कर रही हो जैसे कस्टमर को चाहिए था, तो तब भी रिलायबिलिटी इम्प्रूव नहीं होती। ठीक है, तो इस हवाले से थोड़ी सी हमने बात की थी। तो ये रिलायबिलिटी के हवाले से बात थी। फिर हम नेक्स्ट में बात करेंगे सेफ्टी और फिर लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट सिक्योरिटी। तो यहाँ तक किसी के क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो या प्राइवेटली भी पूछ सकते हो। तो किसी के क्वेश्चन हो तो ये यहाँ तक आप शेयर भी कर सकते हो और आपसे उस पर फर्दर फिर हम उस पर बात करेंगे। कल इंशाल्लाह हम लोग फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।